नमस्कार, मैं एस.के. पांडे, फाउंडर एंड हेड सीएलसी, आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं। हमारे चैनल का उद्देश्य है कि जो भी स्टूडेंट सिविल सर्विसेज लॉ ऑप्शन रखते हुए या जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, वो मेंस में आंसर राइटिंग के दौरान कैसे बेहतरीन से बेहतरीन स्कोर कर सकें, कैसे अच्छा परफॉर्म कर सकें, इन सभी तमाम मुद्दों पे चर्चाएँ होती हैं। हम लोग इस पर्पस के लिए अपने सीएलसी ग्रुप में हर रोज़ एक क्वेश्चन पीटी मेंस और इंटरव्यू से पूछते हैं और उसे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते भी हैं। अगर आप सीएलसी की इन फ्री सर्विसेज का लाभ उठाना चाहते तो स्क्रीन पर लिखे हुए नंबरों पे टेक्स्ट या व्हाट्सएप कर सीएलसी की इन फ्री सर्विसेज का लाभ उठा सकते हैं। आपको अपना नाम, अपने यूनिवर्सिटी का नाम लिखकर टेक्स्ट करना है और आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। सेकेंडली, हम लोग नॉन कमर्शियल चार्जेज पे बेहतरीन से बेहतरीन क्वालिटी कोचिंग प्रोवाइड कराते हैं। विशेष जानकारी के लिए आप स्क्रीन पे लिखे नंबरों पे फ़ोन कर ये जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो आइए आज का टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं। ये स्क्रीन पे आपके सामने क्वेश्चन नंबर 187 डिस्प्ले हो रहा है। इस क्वेश्चन का इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेज क्लॉज 4 एंड 5 आर्टिकल 368 वॉज डिक्लेयर्ड इनवैलिड। आंसर इसका मिनर्वा मिल केस है। हम लोग कल के वीडियो में, आज का वीडियो आई होप कि पार्ट 8 है और कल के आप प्लेलिस्ट में जाके ये तमाम सारी वीडियोस देखेंगे। ये फंडामेंटल राइट सीरीज चल रहा है और ये सभी देखना आपके लिए ज़रूरी है। अगर आप ये देखेंगे तो टॉपिक को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो और ये मेंस का कल का ही क्वेश्चन कंटिन्यू होगा। तो कल हम लोगों ने 4 केसेस डिस्कस किए थे, शंकरी प्रसाद, सज्जन सिंह, गोलकनाथ एंड केशवानंद भारती। तो केशवानंद भारती केस से एक बात निकल के आई, केशवानंद भारती केस में और गोलकनाथ केस में भी ये इनफैक्ट देयर वाज ए टसल बिटवीन जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर। और लेजिस्लेचर के हिसाब से लेजिस्लेचर इज सोवरेन और लेजिस्लेचर जो है डू नॉट रिकॉग्नाइज एनी टाइप ऑफ लिमिटेशन अपॉन इट्स लेजिस्लेटिव पावर। और लेजिस्लेटिव पावर के अंतर्गत तो मेन बैटल था कि पार्लियामेंट इज द सुप्रीम एंड देयर कुड बी नो फेटर। इनफैक्ट फंडामेंटल राइट्स क्रिएट फेटर्स अपॉन द पावर ऑफ द पार्लियामेंट। तो ये सारी चीज़ें जो कल के वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको कल डिस्कस हुई। आज हम लोग उससे आगे चलेंगे। एक डॉक्ट्रिन ऑफ इम्प्लाइड लिमिटेशन, हम लोग कल के ही थोड़ा सा आपको और फीडबैक दे दें। ये बहुत अच्छा टॉपिक है, मुझे भी काफ़ी अच्छा लगता है बताने में। और जैसे आपने हवाई 2-4 लाइन रट्टा मार लिया, इधर उधर से याद कर लिया और एग्ज़ाम अगर आपका अच्छे नंबरों से क्लियर ना हो तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। आप 2-3 वीडियो देखिए, 2-3 घंटे इसमें लगाइए, आपका टॉपिक बेहतरीन हो जाएगा। नोट्स बना लीजिए, थोड़ा सा उससे कम मेहनत में आपका बेहतरीन तैयार हो जाएगा। इसे करके देखिए। अगर कोई इशूज हो तो कमेंट में या मुझे फ़ोन कर बताइएगा। तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ इम्प्लाइड लिमिटेशन, तो लिमिटेशन किस तरह का, मतलब पार्लियामेंट के पावर का, कि लेजिस्लेटिव पावर का। पार्लियामेंट इज़ नॉट कि पावर जो है so far as legislative power is not unlimited, it is not unrestricted, it is a limited power, it is a restricted power। और इन्हीं चीज़ों को डॉक्ट्रिन ऑफ इम्प्लाइड लिमिटेशन में एक्सप्लेन किया गया केशवानंद भारती में। और ये लिमिटेशन जो है इनहेरेंट है, क्योंकि पार्लियामेंट ओज इट्स ओरिजिन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम। तो इसमें आप डॉक्ट्रिन ऑफ इम्प्लाइड लिमिटेशन का रखिएगा। और केशवानंद भारती केस में अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं। एक केशवानंद भारती केस में 7-6 रेशियो कल बताया गया था, जस्टिस HR खन्ना उन्होंने टिल्टेड द बैलेंस और उन्होंने कहा कि इमैस्कुलेशन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर इज़ नॉट एट ऑल इंक्लूडेड इन द अमेंडिंग पावर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो बेसिक स्ट्रक्चर को अगर चेंज करना है कॉन्स्टिट्यूशन के, तो ये दिस इज़ नॉट विद इन द कंपीटेंस ऑफ अमेंडिंग पावर ऑफ द पार्लियामेंट। बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं हो सकता। अगर जस्टिस खन्ना ये बात नहीं कहते
तो 7-6 मेजोरिटी जस्टिस खन्ना की ये बात कहने से मेजोरिटी 7 हो गई। अगर जस्टिस खन्ना ये बात नहीं बोलते और चुप रह जाते तो फिर ये जो केशवानंद भारती केस, जो आज हम लोग केशवानंद भारती केस इस रेशियो में पास नहीं हो पाता और दिस केस वुड हैव फेल्ड। इस केस में नानी पालखीवाला आप देखेंगे ए मॉन्क हु सेव्ड आवर इंडियन डेमोक्रेसी। इस केस के बाद से वी वर रिकॉग्नाइज अपॉन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म, वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म पे कि लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड। हम लोग जो पढ़ते हैं अखबारों में, न्यूज़ चैनल के माध्यम से सुनते हैं कि इंडिया को कहा जाता है लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। तो लार्जेस्ट डेमोक्रेसी क्यों कहा जाता, किस लिए कहा जाता, वो सारी चीज़ें आज हम लोग इस वीडियो के तहत जानने का प्रयास करेंगे। तो जस्टिस खन्ना ने साफ साफ शब्दों में कहा, इमैस्कुलेशन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर इज नॉट एट ऑल इंक्लूडेड इन टू द अमेंडिंग पावर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर वो नहीं कहते तो अगर क्लोज तो जो हु एक्सक्यूटेड द डॉक्ट्रिन ऑफ जस्टिस खन्ना ये कह के ही एक्सक्यूटेड द डॉक्ट्रिन ऑफ इम्प्लाइड एंड इनहेरेंट लिमिटेशन। और केशवानंद भारती केस का जो वर्डिक्ट था वो लास्ट डे था चीफ जस्टिस सिकरी का, और बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में उन्होंने कहा था कि दिस इज इनवायोलेबल, इसको वायोलेट नहीं किया जा सकता और बेसिक स्ट्रक्चर को एब्रोगेट नहीं किया जा सकता, दिस इज बियॉन्ड द कंपिटेंस ऑफ पार्लियामेंट। और केशवानंद भारती केस के बाद काफ़ी ज़्यादा कन्फ्लिक्ट बढ़ गया जुडिशरी और गवर्नमेंट में। उस समय गवर्नमेंट मिसेज इंदिरा गांधी 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने एक एक्सट्रीम व्यू लिया था गोलकनाथ केस में और साफ साफ दो टुक कह दिया था कि पार्लियामेंट जो है किसी भी फंडामेंटल राइट को अमेंड नहीं कर सकती। 2 साल के बाद इंदिरा गांधी ने 14 बैंक को नेशनलाइज किया और बहुत कम कंपनसेशन दिया और वो भी 10 साल में मिलता। सुप्रीम कोर्ट ने उसे स्ट्रक डाउन कर दिया और अपहोल्ड, लेकिन साथ में अपार्ट फ्रॉम स्ट्रकिंग डाउन दैट, लेकिन साथ में वैलिडिटी ऑफ नेशनलाइजेशन को अपहेल्ड किया सुप्रीम कोर्ट ने। 1 साल के बाद मिसेज गांधी ने प्रीवी पर से जो रूलर्स के होते थे उसको एबॉलिश कर दिया था। इसके बारे में कहा जाता था कि इट वाज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बिट्रायल ऑफ द सोलेम एश्योरेंस गिवन बाय सरदार पटेल टू जो रूलर थे जो इंडिया में आए थे, तो उसको भी स्ट्रक डाउन कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। और ये जो एबॉलिशन ऑफ प्रीवी पर्स जो है ये माधवराव सिंधिया ने उसे चैलेंज किया था, लेकिन वो ऐसे ही रह गया, वो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लिया। तो जो 3 सक्सेसिव वर्डिक्ट अगेंस्ट इंदिरा गांधी जो गए, तो उस समय नानी पालखीवाला वो ही वॉज वेरी डिटरमाइंड और उस समय इंदिरा गांधी गवर्नमेंट चाहती थी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को टू कट इट्स साइज, और इसलिए इंदिरा गांधी ने ए सीरीज ऑफ अमेंडमेंट उन्होंने टू नलिफाई गोलकनाथ केस बैंक, जिसमें कि सीरीज ऑफ अमेंडमेंट में आपका बैंक नेशनलाइजेशन केस आता है, प्रीवी पर्स केस आता है। तो ये अमेंडमेंट करके गवर्नमेंट ने चाहा कि अनकंट्रोल्ड पावर को हासिल करें और फंडामेंटल राइट को एबॉलिश कर दें। तो ये सारे चैलेंजेस केशवानंद भारती, हेड ऑफ ए मठ इन केरला, किसी मठ के वो हेड है और इसलिए कहा जाता था ए मॉन्क हु सेव्ड इंडियन डेमोक्रेसी, इतिहास के पन्नों पे दर्ज है अगर आप देखेंगे। तो ऑन द अदर साइड ये एक तरफ तो केशवानंद भारती हुआ ये मॉन्क किसी मठ में केरला के, और दूसरी तरफ मोस्ट पावरफुल यूनियन ऑफ इंडिया और सारे स्टेट्स इन्वॉल्व थे, और ये पॉलिटिकल ओवरटर्न्स भी थे इसमें, हीटेड एक्सचेंज ऑफ वर्ड पालखी वाला के बीच में और सिरवई साहब जिनकी किताबें हम लोग पढ़ते हैं नीरेन डे। लेकिन उसके बाद आगे जो डेवलपमेंट हुआ 1975 में इमरजेंसी और 8 नए जजेज सुप्रीम कोर्ट में आए, और एक बड़ा अनफॉर्चुनेट सा इंसिडेंस हुआ कि जस्टिस एन रॉय उन्होंने केशवानंद भारती केस का रिव्यू पिटीशन, जो रिव्यू के लिए 13 जजेज की एक बेंच कंस्टिट्यूट करी,
और उसमें काफ़ी विरोध किया गया। पालखीवाला ने काफ़ी इम्फेटिकली इम्पैशेंट मैनर में उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि भाई केशवानंद भारती केस के वर्डिक्ट को डिस्टर्ब ना करें। और साथ में एक आश्चर्यजनक चीज ये भी थी कि रिव्यू पिटीशन फाइल ही नहीं हुआ था और रिव्यू बेंच कंस्टिट्यूट कर दी गई। साफ साफ शब्दों में अगर रिव्यू पिटीशन फाइल होगा पहले रजिस्ट्री में, उसके बाद बेंच कंस्टिट्यूट होगा आफ्टर हियरिंग। तो इसके कारण चीफ जस्टिस एन राय की काफ़ी ये हुई थी, काफ़ी सवाल, काफ़ी उन दिनों चर्चाएं उठी थी। इनफैक्ट जस्टिस एन रॉय को 3 जजेज को सुपरसीड करते हुए और उनको चीफ जस्टिस अपॉइंट किया गया था, और जिसके एवज में जिनको उन्होंने एन रॉय ने सुपरसीड किया था ये माइनॉरिटी ओपिनियन में थे। और जो सुपरसीड करने के कारण जो सीनियर मोस्ट जजेस थे उन्होंने रिजाइन किया था, ये भी इतिहास के पन्नों पे दर्ज है। तो मेजॉरिटी ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो बिना रिव्यू पिटीशन फाइल किए हुए रिव्यू बेंच हो गई टू रिव्यू द जजमेंट ऑफ केशवानंद भारती केस। जब बाद में पता चला कि अरे ये तो रिव्यू पिटीशन ही नहीं फाइल है, तो 2 दिन तक हियरिंग चली और रिव्यू बेंच वाज डिजॉल्व्ड और केशवानंद भारती केस बच गया। और उसके बाद जो गवर्नमेंट का अटेम्प्ट था टोटलिटेरियन स्टेट 1 पार्टी रूल के अंतर्गत, और कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी बिल्कुल ख़त्म हो जाती और पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी, गवर्नमेंट जो चाहती तो फंडामेंटल राइट देती, नहीं चाहती तो फंडामेंटल राइट नहीं देती, गवर्नमेंट के किसी एक्शन को चैलेंज नहीं किया जा सकता। और ये सारी बातें उठी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, कंस्टिट्यूएंट पावर एंड अमेंडिंग पावर। और कंस्टिट्यूएंट पावर क्या है और अमेंडिंग पावर क्या है? तो कंस्टिट्यूएंट पावर सब्जेक्ट टू प्रोसीजर, वो कंस्टिट्यूएंट असेंबली का, तो जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली कन्वीन हुई उनके सामने किसी तरह का लिमिटेशन नहीं था। वो जो भी चाहते, जैसा भी चाहते, जिस तरह का कंस्टिट्यूशन चाहते अपने लोगों के लिए वो तैयार कर सकते थे। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने तैयार करके दिया उसके अंतर्गत जो पार्लियामेंट है, दिस पार्लियामेंट इज बाउंड विद इन द 4 कॉर्नर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दिस पार्लियामेंट इज नॉट सुप्रीम। व्हाट इज सुप्रीम? दैट इज सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम, पार्लियामेंट कैन नॉट वायोलेट कॉन्स्टिट्यूशन। इसको छोटे से एक पॉइंट में समझते हैं। Parliament under amending power can amend anything. So amending power is somewhat derivative, is somewhat subordinate. The main power is constitution. अगर मान लीजिए कि हम चाहें कि हम अपना 1949 कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कार्ड करके हम एक अपना नया संविधान तैयार करें, तो हमारी पार्लियामेंट ये काम नहीं कर सकती। पार्लियामेंट को ऐसा पावर ही नहीं है, बिकॉज पार्लियामेंट इज बाउंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन विद इन कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशन। और तो देयरफॉर देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंट पावर एंड अमेंडिंग पावर। तो ये सारा मटेरियल लिखा हुआ है, ये 3 केसेस साइट किए हुए हैं, इनको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। मैंने रफ में जल्दी में आपको समझा दिया है। अगर मान लीजिए कि अगर ये सवाल उठे कि अभी पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, अगर प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट हम करना चाहें तो उसके लिए या तो पार्लियामेंट कन्वर्टिंग इटसेल्फ इनटू ए कंस्टिट्यूएंट असेंबली, या रेफरेंडम हो, या रिवोल्यूशन, तो ये सारे मीन्स हैं। तो द पॉइंट इज, हम लोग बार बार कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, लिमिटेड गवर्नमेंट पढ़ते हैं। तो लिमिटेड गवर्नमेंट इसलिए हम कहते हैं कि गवर्नमेंट इज नॉट द सुप्रीम, government is limited under the 4 corners of the constitution. What is the supreme? That constitution is the supreme. तो जो है आगे कुछ और भी डेवलपमेंट हुआ। गवर्नमेंट जो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट जो थी
वो ये जो रिस्ट्रिक्शन अपॉन द पावर ऑफ गवर्नमेंट, उन्होंने इसे पसंद नहीं किया और ये 26 अप्रैल 1973 को इतिहास के पन्नों पे दर्ज है कि जस्टिस एन राय, अजीत नाथ राय को, जो मैंने अभी बताया था कि चीफ जस्टिस अपॉइंट कर दिया गया, ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ कि जूनियर मोस्ट जज को चीफ जस्टिस बनाया गया और सीनियर जजेस जैसे सेलट, ग्रोवर और हेगड़े को सुपरसीड करते हुए इससे काफ़ी हम लोगों की किरकिरी भी हुई थी। तो और उसके बाद 42nd अमेंडमेंट आया। 42nd अमेंडमेंट इज आल्सो नोन एज द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन 1976 में, और ये इमीडिएट एंड मोस्ट डायरेक्ट फॉल आउट ऑफ द जजमेंट। और इसके बाद जो केशवानंद भारती केस के बाद क्या हुआ, केशवानंद भारती केस के बाद इंदिरा गांधी वर्सेज राजनारायण केस, और इंदिरा गांधी वर्सेज राजनारायण केस में एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के द्वारा 39th अमेंडमेंट को स्ट्रक डाउन कर दिया। द 39th अमेंडमेंट इमरजेंसी के दौरान पास हुआ था और 39th अमेंडमेंट के द्वारा इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और स्पीकर ऑफ लोकसभा को चैलेंज ही नहीं किया जा सकता किसी भी तरीके से। तो इंदिरा नेहरू गांधी केस में उस 39th अमेंडमेंट को स्ट्रक डाउन कर दिया गया। और चूंकि इंदिरा गांधी इलेक्शन हार गई थी राजनारायण ने के फेवर में, इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राजनारायण के फेवर में डिक्री इंदिरा गांधी को कहा कि मेल प्रैक्टिसेज, अनफेयर प्रैक्टिसेज, और इंदिरा गांधी के इलेक्शन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया था। उसके खिलाफ इधर से अपील हुआ था सुप्रीम कोर्ट, स्पेशल बेंच ने भी, सुप्रीम कोर्ट ने वही कहा। इंदिरा गांधी ने इन सारी चीज़ों को देखते हुए उन्होंने इमरजेंसी लगाया और बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन इतना पॉपुलर हुआ कि ये बहुत सारे, ये बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने इसको लागू किया। केस का नाम डिटेल लिखा हुआ है। अब हम लोग आगे को चलते हैं। इंदिरा गांधी राजनारायण के केस में और बेसिक फीचर ऐड होते गए। तो इसमें रूल ऑफ लॉ, जुडिशियल रिव्यू, डेमोक्रेसी विच इम्प्लाइज फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, इन चीज़ों को बेसिक फीचर माना गया। उसके बाद 42nd मिनर्वा मिल केस आया उसके बाद 1980 में, और ये इमरजेंसी के दौरान 1975 में आया इंदिरा गांधी राजनारायण केस, 5 साल के बाद मिनर्वा मिल का केस। और इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सेक्शन 4 एंड 55 42nd अमेंडमेंट, इसमें क्लॉज 4 एंड 5 इंजर्ट किए गए, जो आज का क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप देखेंगे क्लॉज 4 एंड 5 में, नो अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेड अंडर आर्टिकल 368 शैल बी कॉल्ड इन क्वेश्चन इन एनी कोर्ट ऑन एनी ग्राउंड। तो अमेंडमेंट अगर 368 में, तो उसको चैलेंज ही नहीं किया जा सकता, ये क्लॉज 4 था। और क्लॉज 5 था कि देयर शैल बी नो लिमिटेशन वट एवर ऑन द कंस्टिट्यूएंट पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड बाई वे ऑफ एडिशन वेरिएशन। तो ये बात अमेंडमेंट ऑफ द अमेंडिंग पावर, ये केशवानंद भारती केस में कल मैंने एक्सप्लेन किया था। कल की वीडियो थोड़ा लंबी हो गई थी, हमारी भी कुछ मजबूरियां हैं। मैं जब तक आपको डिटेल में और सफिशिएंट ना बताऊं तो मुझे भी थोड़ा बड़ा वो लगता। अब यूट्यूब अब अपनी अपनी लिमिटेशंस हैं। खैर एनीवे, इसी में हम लोगों को तालमेल और सुर ताल मिलाना है, तो जितना भी हो सकता है उसे कोशिश कर रहे हैं हम लोग। तो क्लॉज 4 एंड 5 को मिनर्वा मिल में जो आर्टिकल 368 का स्ट्रक डाउन कर दिया 4-1 मेजोरिटी से, और कोर्ट ने कुछ और बेसिक फीचर्स बताए। मैं इसे हाईलाइट कर दूं, इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। लिमिटेड पावर ऑफ पार्लियामेंट, लड़ाई यही होती थी। गवर्नमेंट इंदिरा गांधी कहती थी कि अनलिमिटेड पावर है, आप नहीं रोक सकते। सुप्रीम कोर्ट कहती थी कि नहीं, आपका ओरिजिन संविधान से हुआ, यू आर बाउंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। वैसे भी देखा जाए, अगर एक लाइन में आप देखें, राजा के सामने पुराने जमाने में प्रजा का कोई अधिकार नहीं था। फंडामेंटल राइट तो बहुत बड़ी चीज हो गई। तो अब फ्रेमर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन ने फंडामेंटल राइट को रिजर्व किया हम लोगों के लिए कि ये फंडामेंटल राइट वो राइट हैं जिनके साथ छेड़छाड़ नहीं हो सकती, लेकिन ऑन रीजनेबल ग्राउंड पे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं। लेकिन इनको टोटली से हटा देना, डेट इज
दैट इज अगेंस्ट द बेसिक स्ट्रक्चर एंड दैट वाज व्हाट, कल का आप देखिएगा वीडियो इसके कंटिन्यूएशन में। तो इन चार चीज़ों को उसमें कोर्ट ने कहा, लिमिटेड पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन, हार्मोनी एंड बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, फंडामेंटल राइट्स इन सर्टेन केसेज, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, ये सारी चीज़ें आई। उसके बाद एल चंद्र कुमार वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का केस है, इसमें आर्टिकल 323 है, 323 बी ट्रिब्यूनल जो क्रिएट हुए थे, तो उसमें क्लॉज 2D के अंतर्गत और 3D के अंतर्गत ये सारे लिखे हुए हैं कि उसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन को ही एक्सक्लूड कर दिया गया था, उन क्लॉजेज को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ओरिजिन ऑफ द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू ऑफ लेजिस्लेटिव एक्शन में वेल बी ट्रेस, वो अमेरिकन केस का मार्बरी वर्सेज मेडिसन के केस को जिक्र करते हुए दिया, जुडिशियल रिव्यू इज द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और डॉक्टर अंबेडकर ने भी ड्राफ्टिंग कमेटी में कहा था कि आर्टिकल 32 इटसेल्फ इज ए फंडामेंटल राइट और इट इज वेरी सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वेरी हार्ट ऑफ इट। और जब पावर राइट टू मूव सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ इज ए फंडामेंटल राइट एंड दैट राइट कैन नॉट बी टेकन अवे। तो ये एल चंद्रा कुमार में सुप्रीम कोर्ट ने जो ज्यूरिसडिक्शन एक्सक्लूड किया गया था उन क्लॉजेज को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। और जुडिशियल रिव्यू हैज बीन ऑलवेज द बेसिक फीचर ऑफ द केस, बेसिक फीचर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। और उसके बाद जो कुछ और बेसिक फीचर जुटते गए विथ पैसेज ऑफ टाइम, BR कपूर वर्सेज स्टेट ऑफ तमिलनाडु, ये लिखा हुआ आपका सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद PUCL का केस है, इसमें रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को स्टेट ऑफ बिहार बाल मुकुंद में, कंसेप्ट सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ये सब बेसिक फीचर हैं। प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, ये भी बेसिक फीचर है इंदिरा साहनी वाले केस में। और डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक फीचर, वामन राव के केस में कोर्ट ने डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक फीचर विल अप्लाई टू अमेंडमेंट एक्ट पास सब्सिक्वेंट टू 24/4/1973 जब प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। IR कोहेलो के केस में 9 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच हेडेड बाय चीफ जस्टिस सबरवाल, उन्होंने एनी लॉ प्लेस इन 9th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर April 24 जो विल बी ओपन टू जुडिशियल रिव्यू। उसके बाद अशोक कुमार ठाकुर का केस आया और इस केस में कि इफ ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वायलेट्स द बेसिक स्ट्रक्चर, 2 स्टेप इफेक्ट टेस्ट। तो इफेक्ट टेस्ट अशोक कुमार में लेड जो IR कोहेलो में बताया गया था कि इफेक्ट टेस्ट, इम्पैक्ट टेस्ट ये अप्लाई किया जा सकता है स्टेप 1 के अंतर्गत। अगर कोई इम्प्यून्ड अमेंडमेंट है तो क्या वो बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करता है या नहीं करता। अगर वो वायलेट करता है तो स्टेप 2 में हम देखेंगे इफेक्ट ऑन द फेस ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। इस अगर वायोलेशन अगर ओरिजिनल आइडेंटिटी को अगर डिस्टर्ब नहीं कर सकता तो ठीक है, अगर डिस्टर्ब कर रहा है तो डेट अमेंडमेंट इज टू बी क्वेश्चन डाउन। उसके बाद कियोतो होलोहन का केस आया, ये पैरा 7 10 शेड्यूल को इंजर्ड किया गया था 52nd अमेंडमेंट के द्वारा और कोर्ट ने उसको जो डिसक्वालिफिकेशन का वो स्ट्रक डाउन, ये सारा लिखा हुआ नोट कर लीजिएगा। उसके बाद रघुनाथ राव वर्सेज गणपत राव का केस है, अमेंडमेंट व्हिच इज ए चेंज अल्टरेशन इज ओनली फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन मोर परफेक्ट, इफेक्टिव एंड मीनिंगफुल। इट शुड नॉट रिजल्ट इन एब्रोगेशन और डिस्ट्रक्शन ऑफ इट्स बेसिक स्ट्रक्चर। एक नहीं कई सारे केसेज में हमने कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल क्या क्या बेसिक फीचर इंक्लूड हुए ये कुछ कर दिया है। सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, रिपब्लिकन, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, फेडरलिज्म एंड सेकुलरिज्म, सेपरेशन ऑफ पावर, ये आपके रेडी रेफरेंसर के लिए इन्हें वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि कल का वीडियो काफ़ी लंबा हो गया था, 1 घंटे का। अगर मेरे से पूछा तो मुझे ये टॉपिक सब पिछले 27 सालों से पढ़ाते आ रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और कम से कम 6-7 वीडियो फुल लेंथ 1-1 घंटे की कम से कम बनती। लेकिन चलिए, अब आज के ज़माने में टाइम इज इसेंस, लेकिन फिर भी
टाइम और कंटेंट दोनों का मैनेजमेंट होना चाहिए। आज का वीडियो मैं किसी कारण से शॉर्ट कर रहा हूँ, उतना ज़्यादा लंबा नहीं, लेकिन फिर भी आज का भी वीडियो अच्छा खासा लेंथ ले चुका होगा। तो इन चीज़ों को नोट डाउन करके अगर एनी डाउट एनी इशू लेट मी नो, कमेंट करें, मुझे कॉल या टेक्स्ट कर सकते हैं। आई शैल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प एंड असिस्ट यू इफ़ रिक्वायर्ड। और इस सपने को हम लोग साकार करें कि मेंस में हम सभी लोग कैसे अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकें, बेहतर से बेहतर आंसर लिख सकें। अगर आपके माइंड में भी कोई इस बाबत विजन है तो लेट मी नो डैट, लोग उस पर विचार करेंगे, उसको और भी इफ़ेक्टिव बनाएंगे। तो आज का समय हम लोगों का यहीं ख़त्म होता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, इसका कंटेंट अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कल हम लोग इक्वलिटी बिफोर लॉ, राजा प्रजा सब एक समान, लेकिन उसके भी कई अलग फैसेट हैं। तो कल हम लोग आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये सारी चीज़ें अब मैं क्या बताऊँ, अब यहाँ पे बहुत बड़े बड़े कंसेप्ट हैं, उनको छोटे छोटे शब्दों में समझना है हम लोगों को। तो थैंक यू गाइस, सी यू टुमारो, गुड नाइट।